Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back in exam दोस्त. We are back in the course on control systems. तो यार हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पोलर प्लॉट स्टडी कर रहे थे. हमने पोलर प्लॉट अपना कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नाइक्विस्ट प्लॉट. नाइक्विस्ट का एकदम बेसिक करेंगे इस लेक्चर के अंदर. आपको काफी अच्छे से समझ आएगा. आपको काफी अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है इस लेक्चर के साथ. तो फटाफट से बेटा, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए. कुछ चंद्रयान के बारे में बोलिए सर. बेटा अभी तो चंद्रयान का मैं देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल ही रहा था. आई थिंक 1 किलोमीटर दूर था वो मून के सरफेस से अभी. और चंद्रयान के बारे में यार देखो क्या बोला जाए, एक चीज बताओ. मेरे हिसाब से चंद्रयान इज नॉट दैट बिग ऑफ अ अचीवमेंट. सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जब इसरो ने मार्स मिशन लॉन्च कर दिया, इसरो ने मार्स पे लैंड करा दिया अपना रोबोट, वो भी इस पूरी दुनिया में मिनिमम प्राइस के अंदर, तो मतलब चांद एक तरह से बहुत बड़ी बात नहीं रह गई ना फिर इसरो के लिए. वो अलग बात है कि चंद्रयान काफी टाइम से एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था, अपना लास्ट मिशन अनसक्सेसफुल रहा था. बट ऑब्वियस सी बात ये समझो कि जब हम लोग मार्स तक पहुंच सकते हैं तो इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिससे हम लोग पीछे रह जाएंगे, या इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि वो कुछ कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते. जो भी कोई भी देश ले लो, यूएस ले लो, रशिया ले लो, कोई भी इस दुनिया के अंदर देश ले लो, जो भी वो करेंगे उससे बेटर हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर कैपेबिलिटी है, इसरो के अंदर कैपेबिलिटी है. ठीक है, मार्स में लैंड नहीं हुआ, बट मार्स मिशन तो इंडिया ने ही सबसे सस्ता किया था ना यार. वो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ही था इसरो का, कि उससे सस्ता मार्स मिशन कोई भी नहीं कर पाया था. राइट. तो एक सिंपल सा मेरा ये मानना है कि यार जब हम इतने बड़े बड़े देशों को कॉम्पीट कर सकते हैं तो, और दूसरी बात ये है ना कि इंडिया में रहते हुए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम जो भी चीज करते हैं वो बेटर तो करते ही हैं, बट एट द सेम टाइम लोअर कॉस्ट के अंदर करते हैं. एट द सेम टाइम लोअर कॉस्ट के अंदर करते हैं. और देखो आप ही जैसे बच्चे जाते हो इसरो के अंदर भी, इसरो का एग्जाम भी आप ही जैसे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं. और जब आप लोग क्रैक करते हो, सोचो आप लोगों के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा जब आप लोग अगर इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और इतना वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा काम करोगे. तो कितने गर्व वाली बात है, कितनी बड़ी बात है और कितना नाम कमाने वाली बात है. इसीलिए बेटा ये बहुत बड़ी चीजें होती है. देखो प्राइवेट सेक्टर में कितना भी काम कर लो, पैसा भी अच्छा बना लो, बट यू कैन नेवर गेट दैट सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि इस समय पे इसरो की टीम के साइंटिस्ट के पास होगा. है ना, जो सेलिब्रेशन होगा, जो खुशी होगी, जो सेटिस्फैक्शन होगा, वो कोई प्राइवेट जॉब तो नहीं दे सकता. है ना. तो इतने बड़े काम आप इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जाके कर सकते हो. और इससे आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए भाई कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप उन सब्जेक्ट्स पे इतना कमांड हासिल करें कि कल को आप इन सब्जेक्ट्स का यूज करते हुए, इनका यूटिलाइजेशन करते हुए आप भी कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक तरह से निर्माण कर पाए, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाए. ऐसा आप बिल्कुल कर पाए. चलो हो सकता है भाई यूट्यूब पे थोड़ा पीछे का दिखा रहा हो, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था अभी, क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिल भी नहीं पाता है ब्रेक के बीच में. एक चाय पी पाता हूं, उसी में थोड़ा बहुत हो पाया, टीवी देख लिया, थोड़ा बहुत अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आधे घंटे में इतना ही हो पाता है. थोड़ा बहुत आपकी पीपीटी आगे पीछे मॉडिफाई कर ली. चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन भाई. हम लोग स्केच द पोलर प्लॉट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन बनाइए भाई. चलो भाई बनाओ. चलो भाई आंसर बोलो क्या आ रहा है. देखें ये जो है बेटा आपका कैसा है,
ये है आपका टाइप 2 और आपका ऑर्डर है 4। ये कैसा है आपका? ये है आपका टाइप 2 और इसका ऑर्डर है बच्चों 4। तो इसका ग्राफ हमने बनाया था कुछ इस टाइप से, याद है? ऐसे ही तो बनाया था। ये बात क्लियर है ना? इस टाइप से आया था। इसका ग्राफ हम लोग लास्ट लेक्चर में देखें। दिस इज टाइप 2 एंड ऑर्डर 4। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज और बताता हूं बेटा। आपका एंगल ऑफ हेड क्या होता है, सॉरी एंगल ऑफ टेल, ये हमेशा होता है -90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टाइप। क्योंकि देखो यार, ओरिजिन पे जितने पोल होते हैं ना, ओरिजिन पे आपके जितने पोल होते हैं बेटा, वही सारे पोल आपका कंट्रीब्यूट करते हैं -90 डिग्री। तो यहां ओरिजिन पे 2 पोल हैं, यानी इसकी शुरुआत -180 डिग्री से होगी। और हेड का एंगल यानी कि इंफिनिटी का एंगल जो होता है, इंफिनिटी पे जाकर के जो एंगल आता है आपके पोलर प्लॉट का, दैट इज -90 डिग्री इनटू पोल्स माइनस जीरोस। क्योंकि जितने भी पोल्स होते हैं बच्चों, वो कंट्रीब्यूट करते हैं -90 डिग्री, और जितने भी जीरोस होते हैं वो +90 डिग्री कंट्रीब्यूट करते हैं एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बेटा जितने भी पोल्स होते हैं -90 का योगदान देते हैं, और जितने भी जीरोस होते हैं +90 का। इसीलिए हेड का एंगल बनता है -90 इंटू पी माइनस जेड, -90 इंटू पी माइनस जेड। ठीक है भाई? ये बात क्लियर है? जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या है ना, ये जो अवे फ्रॉम ओरिजिन वाली टर्म है, ये तो कोई एंगल देंगी नहीं। इसका एंगल होगा tan इनवर्स ओमेगा, इसका एंगल होगा tan इनवर्स 2 ओमेगा, ये तो देंगे नहीं। तो जीरो फ्रीक्वेंसी यानी टेल पे सिर्फ वही पोल योगदान देते हैं, वही पोल आपके योगदान देते हैं जो कि कहां पे होते हैं? ओरिजिन पे। बेटा शॉर्टकट हम लोगों ने ऐसे ही बना दिया है ना? हम भी शॉर्टकट से ही बना रहे हैं, हम कौन सा हर एक ग्राफ डिराइव कर रहे हैं। और यहां पे देखो, ये जो टेल है ये आ रही है -180 डिग्री पे, और टोटल पोल है 4, इसीलिए हेड आ रहा है -360 डिग्री पे। ठीक है, चलो ये बनाओ। और विक्रम भाई इसमें जरा शॉर्टकट लगाओ। अब मैंने 0 ऐड कर दिया है। अभी तक सिर्फ बात हो रही थी जिन ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स थे, कभी जीरोस आए नहीं थे, इस बार मैंने 0 ऐड कर दिया है। तो देखो भाई, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, इसको बेसिक से बनाइएगा। इसको मेरे बच्चों आप लोग बेसिक से बनाना। चलो मैं आपको 2 मिनट का लीड दे रहा हूं, 2 मिनट पहले आप लोग मेरे से स्टार्ट कर लो, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। चलो भाई। और जितना मैं पढ़ रहा हूं भाई, मार्स का मिशन तो कभी लैंड कराने का था ही नहीं ना। तो मार्स का मिशन तो अपना सक्सेसफुल ही तो रहा, ऑर्बिट में ही तो भेजना था। रौनक भाई ने रेज हैंड किया है। अब रौनक भाई काहे के लिए कंफ्यूज हो गए यार? बोलो बंधु, बोलो भाई। गुड इवनिंग। हाँ, क्या जो एंगल आता है? अब एक चीज बताओ, जब वन एंगल 0 आया था तो तुम्हें कैसे पता वन किस तरफ लेना है? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, डायगनली कहां लेना है वन? बिना एंगल जाने मैग्नीट्यूड का मतलब है डिस्टेंस। अगर मैं तुम्हें कह दूं ओरिजिन से 1 डिस्टेंस है, तो किधर है, किस डायरेक्शन में, ये कैसे मालूम चलेगा? वो वेलोसिटी वजह से वही डायरेक्शन होता है, तो एंगल से
तो एंगल तो चाहिए ना आपको, बस डिस्टेंस अगर मैं बता दूं ओरिजिन से कितना है तो आप प्लॉट थोड़ी कर सकते हो पॉइंट। मैग्नीट्यूड क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एंगल क्या बताता है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ यस। तो सर मतलब जैसे मैं ये जो पहला वाला क्वेश्चन था इसको मतलब मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ इंफिनिटी पे मतलब एन जब इनफाइनाइट था तब उसे -90 आया, और -90 कैसे आ गया इन्फिनिटी पे? फेज का इक्वेशन क्या लिख के बोलो? फेज का -90 -tan इनवर्स ओमेगा -tan इनवर्स 2 ओमेगा। -90 क्यों, एस स्क्वायर था, -180 होगा। अब इसमें इन्फिनिटी पुट करो तो -180 -90 -90 एक और तो -360 आया ना, हाँ तो 0 डिग्री तो हो गया। तो सर ये -360 और एक और जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है -27 नहीं -180 आएगा यार 0 डिग्री पे। हाँ 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 हाँ। तो वही तो मैंने दिखाया पिछले वाले एग्जांपल में, -180 और -360। तो जैसे यहाँ एक -360 आया और एक -180 आया, तो इसके बाद जैसे हमने जो प्लॉट किए अभी वो ऊपर से आगे फिर ओरिजिन पे टच होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 आ रहा होगा इन्फिनिटी पे, मैग्नीट्यूड भी तो देखोगे। तो ओरिजिन से डिस्टेंस 0 आ रहा है तो ओरिजिन पे आ जाओगे ना। नहीं भाई 360 तो तुमने निकाला है ना इन्फिनिटी डाल के, इन्फिनिटी डाल के फेज आ रहा है 360 और मैग्नीट्यूड आ रहा है 0, यानी 0 डिग्री की लाइन पे आना, और कितने डिस्टेंस पे, 0 डिस्टेंस पे यानी ओरिजिन पे। मैग्नीट्यूड माने डिस्टेंस ही तो है। अगर मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है माने डिस्टेंस 0 आ रहा है, डिस्टेंस 0 का मतलब कहां पहुंच गए, ओरिजिन पे। और एंगल क्या आ रहा है, -360 यानी कि 0 डिग्री लाइन के अलोंग। नहीं समझे? हाँ सर। तो सर अगर यहाँ पे अगर -90 या कुछ और एंगल्स आता है तो हम लोग तो उस लाइन के अलोंग ओरिजिन पे जाते। ठीक है। ओके ठीक है ओके सर थैंक यू। चलो भाई देखें, आओ यहां पे जी जे ओमेगा आप कीजिए 2 + j ओमेगा, फोर + j ओमेगा, और फेज कितना आ जाएगा, अब यहां पे टेबल बनाइए भाई। अब यहां पे 0 और इंफिनिटी पे चेक कर लेते हैं। 0 डालना, ऊपर बनेगा √4, नीचे √1 √16, तो 2/4 यानी 0.5। समझे क्या? 0 डालने पे ऊपर में आ रहा है रूट का 4 यानी कि 2 आ रहा है, रूट का 1 यानी 1, √16 यानी कि 4, तो 2/4 इज 0.5। और फेज कितना आ रहा है 0 डिग्री पे, सॉरी 0 फ्रीक्वेंसी पे 0 डिग्री। इंफिनिटी डालोगे बेटा, नीचे का ऑर्डर 2 है इसीलिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। नीचे वाला हायर ऑर्डर है ना, नीचे वाला हायर ऑर्डर है, तो इंफिनिटी डालने पे मैग्नीट्यूड विल बिकम 0। और फेज कितना आएगा इंफिनिटी पे, ये देगा 90 -90 -90, तो फेज विल बी -90।
तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से -90 है ना फोर्थ क्वाड्रेंट। आप चाहो तो और किसी फ्रीक्वेंसी पे भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हुआ, ये रियल पार्ट ऑफ जी हुआ, ठीक है। अब यहां पे 0.5 एंगल 0 पे आ रहा है और 0 एंगल -90 पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही आना चाहिए, इस टाइप से। जो हमारा टाइप 0 ऑर्डर 1 का आ रहा था ना, उसी टाइप का आना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई? चलो, ये क्लियर हुआ ना? बताओ फटाफट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस टाइप का आपका पोलर प्लॉट बन जाएगा। चलो, फेज तो -90 आ रहा है नेहा, -180 कहां से निकाल दी बेटा फेज? ये देखना जरा। द फिगर शोज द पोलर प्लॉट ऑफ अ सिस्टम, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज -j पे कट करेगा। तुम ये कह रहे हो इसका फेज -90 जा सकता है? -j पे कट करके कैसे जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाएगा। अच्छा देख लेते हैं। -j पे अगर कट करेगा बच्चों, चलो मैं आप लोगों का एजम्पशन वैलिडेट कर देता हूं। अगर -j पे कट करेगा तो वहां पे फेज क्या होना चाहिए? -90 होना चाहिए ना। -j पे कट करने के लिए फेज मस्ट बी -90। अब देखो कैसे वेरिफिकेशन होगा। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है 0 से -90 जा रहा है एंगल, तो ये बीच में जो है -90 को क्रॉस करके भी जाएगा। देखो, इफ प्लॉट कट्स -j एक्सिस, तो उस पॉइंट पे आपका फेज कितना होगा? -90। चेक कर लेते हैं। तो भाई यहां पे आ गया tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला जानते हो? tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? -cot थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। इधर भी tan ले लो। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। ओमेगा इमेजिनरी डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं कट कर रहा भाई -j एक्सिस को, नहीं कट कर रहा। कैसे चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में? अरे -j को कट करने का मतलब ये ग्राफ पहले इसे काटता और फिर 0 पे जाता, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होते हुए जाता। बताओ, कट तो नहीं कर रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं रहा पीके भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तुम कह रहे हो फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, थर्ड में तो फर्स्ट में भी नहीं गया ना, थर्ड में गया, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताओ तुम लोगों ने ये कैसे जाना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा? कैसे मालूम चला बताओ?
थर्ड क्वाड्रेंट कहां से आ गया? एंगल 0 से -90 जा रहा है, बीच में थर्ड क्वाड्रेंट कहां से आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल -90 से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, कैसे होगा? समझे? किसी भी एक्सिस से कभी इंटरसेक्शन निकालना हो, कैसे निकालोगे? उस एक्सिस के बराबर फेज रख दोगे। जैसे याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाली। लास्ट लेक्चर में मैंने फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाली। कैसे निकाली? फेज को -180 करके। कैसे निकाली? फेज को -180 करके, यानी इस एक्सिस को कहां कट करेगा? यहां पे मैंने क्या किया? फेज को -90 किया। भाई ऑर्डर 2 है बट स्टैंडर्ड थोड़ी है गधाराम, ये स्टैंडर्ड फंक्शन थोड़ी है रौनक भाई जो कि डायरेक्ट कर दोगे। यहां पे देखो टेल का एंगल क्या होगा? अभी तो मैंने लिखवाया शॉर्टकट। भाई यहां पे 0 भी तो है, डायरेक्ट थोड़ी ना लगा दोगे वाला प्लॉट, नहीं तो मैं बेसिक से क्यों कर रहा होता? टाइप तो इसका 0 है। और एंगल ऑफ हेड का मैंने फंडा क्या बताया? जब से इसीलिए तुम लगे हो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वही मैं सोचा इतनी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कहां से आ गई तुम लोगों में। दो पोल हैं, एक 0 है। जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे तब हमने बेटा वहां पे कभी भी ये तो नहीं किया था, हमने कभी भी 0 तो डाले ही नहीं थे, ठीक है? जीरोस तो डाले ही नहीं थे ना। अब 0 आ रहा है तो अलग से बनाना पड़ेगा ना। चलो ये ट्राई करो। पोलर प्लॉट दिया है, ट्रांसफर फंक्शन मांग रहा है भाई। कम ऑन एवरीबॉडी, पोलर प्लॉट देके ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बताओ क्या आ रहा है आंसर? पीके और राकेश कह रहे हैं भाई ए आ रहा है। देखें, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऑप्शन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप देखो, एट ओमेगा इक्वल टू 0 जीएच आपका सिंपल एक रियल नंबर आ रहा है 5। जरा देखना, ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना देगा? 5 दे देगा। एस की जगह जे ओमेगा रख के ओमेगा को 0 डाल दो ना, ये देगा 1, ये देगा ओमेगा इक्वल टू 0 पे 5, ये भी देगा 5। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, वो तो 0 पे 5 नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया पीके भाई। अब ओमेगा 10 पे एंगल आ रहा है 45 डिग्री। ओमेगा 10 पे एंगल आ रहा है 45 डिग्री। अब ओमेगा 10 अगर आप डालोगे इसमें, देखो जैसे आपने इसको लिखा ए ऑप्शन को जे ओमेगा में लिखा 1 + 0.1 जे ओमेगा। अब इसमें अगर ओमेगा को 10 डालोगे तो क्या आएगा? 5 1 + j, यानी ये हो गया 5√2 एंगल 45। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। इसमें डालना जरा सी वाले में 5 1 + j 10 ओमेगा, 5 1 + j 100। तो इसका एंगल कितना आएगा? tan इनवर्स 100। भाई ये 45 तो नहीं होता, इसमें आ जाओ 5 1 + j ओमेगा, ओमेगा को 10 डालो, 5 1 + j 10। तो एंगल कितना आ गया?
tan इनवर्स 10, ये भी 45 नहीं होता, तो इसीलिए आंसर इज ए, है ना। ए वाला दोनों कंडीशन मीट कर रहा है, 0 फ्रीक्वेंसी पे गेन आ रहा है 5 और 0 आपका 10 फ्रीक्वेंसी पे एंगल आ रहा है 45। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। अब यहां भी देखो मैंने 0 इंसर्ट कर दिया है बेटा, बेसिक से करना होगा। चलो मैं इसको कराता हूं, एकदम बेसिक से करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। देखो अगर गेट में कभी कोई नया फंक्शन आ जाए जो आपने नहीं देखा हो तो कैसे करा जाए। ठीक है, कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये चीज पे ध्यान देना। बेसिक से करेंगे पूरा एनालिसिस इसका। उड़ी बाबा, देखो जे ओमेगा में आ जाओ। अब ये बन गया मैग्नीट्यूड, और अगर फेज की बात करें तो न्यूमरेटर का फेज है tan इनवर्स 4 ओमेगा -180। -180 किसकी वजह से आ रहा है, नीचे j का स्क्वायर है, एक j देगा -90 तो j का स्क्वायर देगा -180। कितना देगा भाई, -180। अब देखो टेबल बना लेते हैं पहले। ओमेगा m और फाई, ओमेगा अगर मेरे बच्चों आप यहां पे 0 डालोगे तो मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर होने से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और फेज कितना हो जाएगा 0 डालने पे, ये tan इनवर्स वाले सारे गायब, फिर आ जाएगा -180। ओमेगा को इन्फिनिटी डालो भाई, नीचे ज्यादा पावर है ओमेगा की, तो मैग्नीट्यूड 0, और इन्फिनिटी डालने पे 90 -180 -90 -90 तो -270 आएगा। ये 90 -90 कट गया, -180 और -90 बना -270। -180 से -270 कौन सा क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट समझ में। ठीक है, -180 से -270। अब देखो आप ये भी चेक कर सकते हो क्या ये किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। -180 ऊपर जाके +180 होगा। दिव्या बेटा कभी कभी तुम भी घोंचो वाली बात कर, तो नीचे j का स्क्वायर है तो नीचे 180 है, इसीलिए ऊपर जाके -180 हुआ है। j क्या होता है, j होता है एंगल 90, तो j का स्क्वायर हुआ एंगल 180, तभी तो ऊपर जाके -180 हुआ। अब देखो कौन सी एक्सिस से इंटरसेक्शन चेक करना चाहोगे। मान लो आपने चेक करना चाहा इंटरसेक्शन विद नेगेटिव रियल एक्सिस। नेगेटिव रियल एक्सिस पे फेज क्या होता है भाई, फेज होता है -180। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, अक्सर जब कभी जीरोस आ जाते हैं तो हमें इंटरसेक्शंस मिलने लगते हैं बच्चों। जब जीरोस आ जाते हैं ना तो हमें प्लॉट में इंटरसेक्शंस मिलने लगते हैं, इसीलिए इंटरसेक्शन चेक कर रहा हूं। जब तक जीरोस नहीं आते, सिर्फ पोल रहते हैं, वो तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ के ही आ रहे हो, जहां सिर्फ पोल पोल रहते हैं वहां तो आप डायरेक्टली बना देते हो, लेकिन जीरोस आ जाते हैं तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ना गेम हमारा। तो यहां पे क्या हो गया, tan इनवर्स 4 ओमेगा इस tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स 2 ओमेगा। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसको आप कैसे करते हो,
tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, ये हो गया। अब दोनों साइड को इक्वेट कर दो, फोर माइनस 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा काट दो ना, तो 8 ओमेगा स्क्वायर इज 1। देखो यहां पे तो ओमेगा आ रहा है भाई, है ना, यहां पे तो ओमेगा आ रहा है। इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू जब आप 1/2√2 रखेंगे तब बेटा ये कट करेगा नेगेटिव रियल एक्सिस को। जब ओमेगा की वैल्यू, फिर से सुन लो, आप 1/2√2 रखेंगे, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, फेज क्रॉसओवर। सर हमें कैसे पता चलेगा, चेक करना है या नहीं? बेटा जब कभी जीरोस आ रहे हैं ना तो चेक कर लेना, सेफ रहता है। जब कभी जीरोस आ रहे हैं चेक कर लेना, सेफ रहता है। तो यहां से हमें समझ आया ओमेगा इक्वल टू 1/2√2 के लिए ये नेगेटिव रियल एक्सिस को काटता है। आओ अब इसका ग्राफ बनाएं। ठीक है भाई, रियल पार्ट ऑफ जीएच, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीएच। आपने बोला -180 से शुरू होके -270 पे जाएगा, ठीक है, तो -180 से शुरू होके -270 पे जाएगा और -180 वाली लाइन को काटेगा भी, -180 वाली लाइन को काटेगा भी। अब ऐसा कैसे होगा, ऐसा ऐसे होगा, देखो ऐसे कट करता हुआ जा रहा है ना, तो इसीलिए नीचे से शुरू कराया, इसीलिए नीचे से शुरू कराया ताकि ये इसको कट करे। अब ये देखो, यहां पे तो आपका डिस्टेंस इनफाइनाइट आ रहा है भाई, ओमेगा टेंडिंग टू 0, ये हो गया, ये हो गया ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है। ये जहां पे कट कर रहा है यहां पे ओमेगा क्या है, 1/2√2। समझे? अगर आप ये इंटरसेक्शन नहीं निकालते तो आपका ये यहां पे आता ही नहीं। -180 को कट करेगा, ये मुझे कैसे पता? बेटा मुझे नहीं पता था, मैंने -180 को चेक किया। अगर नहीं कट कर रहा होता तो अब जैसे यहां पे आया था, यहां पे भी तो आपका इमेजिनरी आया था, तो इमेजिनरी आ जाता ओमेगा। तो हम ये कहते कट ही नहीं करेगा, तब उस केस में मेरा ग्राफ ऐसे बन जाता। मैंने क्या बताया, जीरोस आ रहे हैं तो कट करने की संभावना है। अगर कट नहीं करता तो ऐसे वेल मछली की तरह बन जाता। वेल मछली ऐसी दिखती है ना, वेल मछली की तरह ग्राफ बन जाता। अगर कट करेगा तो नीचे से कट करते हुए फिर ऊपर जाएगा, नहीं करेगा तो ऐसे जाएगा। मैंने बस चेक किया है, मुझे नहीं पता था करेगा, बस मुझे ये पता था जब जीरोस आते हैं तो कट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। समझे भाई? फटाफट बताओ सभी लोग, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलें और शानदार कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ये तो पोलर प्लॉट की बातें हो गई, है ना, ये तो सबसे बेसिक प्लॉट हुआ एक तरह से अभी इस टॉपिक का। इसका आगे यूज आएगा जब नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट का एक हिस्सा होता है पोलर प्लॉट, तो आप पोलर प्लॉट बनाना सीख चुके हैं, अब ये नाइक्विस्ट के अंदर कम बैक करेगा। बताओ भाई, क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है बेटा मैपिंग। क्या होता है? मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा -180 पे क्यों, यहां पे मुझे दिख रहा था ना -180 से -270 था, इसीलिए मैंने -180 पे चेक किया। -270 पे साई खत्म हो रहा है ना, -270 तक जा ही नहीं सकता, और -270 पे खत्म हो रहा है, तो इसीलिए मैंने चेक किया बस -180 को। -270 तो इसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट को कट नहीं करता। हाँ भाई मैपिंग पढ़ेंगे विक्रम भाई, चलो। हाँ भाई, मैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है विच इज एक्स स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, एक्स की सारी वैल्यूज को मैप करेगा टू अनदर रीजन विच इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स।
जैसे 2 का वैल्यू क्या देगा 4, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या देगा 16, 8 के करस्पॉन्डिंग क्या देगा 64। रोटेशन एंगल क्या बताता है माने, अब ये रोटेशन एंगल कहां से आ गया अचानक से? रौनक भाई कहां पहुंच गए हो? पिछले लेक्चर के डाउट पूछ रहे हो क्या? पिछले लेक्चर में ही पूछ लेते, अब तुम ये कॉन्सेप्ट बर्बाद करोगे मैपिंग वाला। जब जब मैं मैपिंग स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा कोई ना कोई बच्चा आ जाएगा बीच में डाउट लेके। अब ये रोटेशन एंगल कहां से आया बताओ? रोटेशन एंगल तो अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसके अंदर, मैपिंग के अंदर, कि रोटेशन कैसे दिखाते हैं ग्राफ का। बाकी तुम्हारे मन में क्या डाउट आ रहा है वो मुझे बताओ। अरे इनिशियल पॉइंट पे क्या बेटा, जितने भी क्वाड्रेंट आ रहे हैं चेक कर लेना उनकी एक्सिस पे, खास करके -180 ही ज्यादा चेक किया जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर आपका कोई भी एक्सिस। +180 एक माइनस की वजह से एस होगा ऊपर जाके है। तो दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको रोटेशन बोलते हैं। नहीं समझ पा रहा रौनक भाई, हैंड रेज करो, क्या पूछना चाह रहे हो? सिद्धार्थ भाई तुम्हारा भी डाउट एकदम समझ नहीं आया। ज्यादातर अभिषेक भाई -180 को ही चेक करते हैं। चलो पहले यहां तक बातें कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग नहीं तो ना इस कॉन्सेप्ट को पूरा खराब कर दोगे, और मैपिंग बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम नाइक्विस्ट की बात करेंगे। बताओ क्या डाउट है? बोलो भाई रौनक। सर ये इसका पहले वाला जो हमने क्वेश्चन में अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें -90 आया था और -180 आया था। -90 आया था और -180 आया था, 0 और -90 दिख रहा है पिछले वाले में। हाँ सॉरी, हाँ वही। तो सर हम्म इसमें जैसे -90 करेंगे तो जो एंगल है उसको रोटेशन एंगल बोलते हैं। रोटेशन एंगल क्यों बोलोगे? सर मतलब हम लोग जब कॉलेज में ये चीज पढ़ रहे थे फिक्स सेमेस्टर में, तो हम लोग को ये चीज समझाया गया था कि ये जो एंगल माइनस करने से रोटेशन एंगल आता है, और ये जो पोलर प्लॉट हम लोग करते हैं उसमें इसका कुछ वो रहता है, योगदान रहता है, जो समझाते हैं कि कैसे वो किस तरफ प्लॉट करेगा। यार यहां से सीधे क्वाड्रेंट समझ आ जा रहा है तो हमें पता लग जा रहा है कहां पे प्लॉट करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या ही मिल जाएगा? ये बताओ पोलर प्लॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बस फिर और किसी डेटा की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं सर, वो हम लोग कॉलेज में ये एंगल ही फाइंड आउट कर रहे थे, और इससे कुछ हम लोग वैल्यू मतलब कुछ ऐसा पता चल रहा था किस साइड बनेगा, कितना डेविएशन होगा प्लॉट में। देखो डेविएशन सही है, दोनों के बीच का डिफरेंस डेविएशन ही है, लेकिन क्वाड्रेंट तो हमें दोनों एंगल को देख के मिलेगा ना। 0 और 90 का गैप भी 90 होता है, 0 और -90 का गैप भी 90 होता है। तो उससे हमें ये थोड़ी पता चला कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट दोनों वैल्यूज को देख के पता चला। जैसे 0 से -90 माने फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से 90 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। तो ग्राफ किस तरफ बनेगा वो तो हेड और टेल दोनों के एंगल से पता चलेगा, दोनों के डिफरेंस से नहीं। ठीक है? अच्छा, और सर जो इसका जो डिफरेंस से जो डेविएशन आ रहा है वो चीज हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? प्लॉट क्यों करेंगे उसको? डेविएशन डेविएशन है, यानी हेड और टेल के बीच का एंगुलर डिफरेंस हो गया वो। हेड और टेल के बीच का फेस शिफ्ट होगा ना। अच्छा तो सर मतलब जो जो डिस्टॉर्टेड ग्राफ जो मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है। डिस्टॉर्टेड तो मिलेगा ही ना यार, डिस्टॉर्टेड थोड़ी है, इसको शेप ही है ये तो पोलर प्लॉट का, इसको डिस्टॉर्शन क्यों बोल रहे हो? तुम क्या कुछ शेप एक्सपेक्ट करके बैठे थे क्या कि ऐसी शेप आनी चाहिए, बिगड़ गई तो डिस्टॉर्शन है? डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई शेप एक्सपेक्ट करते हैं वैसी नहीं मिलती तो हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। इसको डिस्टॉर्शन क्यों बोलोगे भाई, ये तो पोलर प्लॉट है। अब जैसे मान लो रौनक भाई तुम्हारा जो भी फेस होगा, तुम्हारी फोटो होगी, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा तुम्हारी शक्ल डिस्टॉर्टेड है। भाई मैं कोई शाहरुख खान से कंपेयर थोड़ी कर रहा हूँ। रौनक रौनक ही रहेगा, शाहरुख खान ही रहेगा। थोड़ी कंपेयर करके ये कहता हूँ कि तुम्हारी शक्ल जो है शाहरुख खान के मुकाबले डिस्टॉर्टेड है। समझ रहे हो? पोलर प्लॉट ऐसा ही है इस ट्रांसफर फंक्शन का, इसमें डिस्टॉर्शन किस बात का? ओके
सिद्धार्थ भाई कहां फंसे हो मेरे बच्चे? देखो ये जे स्क्वायर आ रहा है, अभी भूल जाओ जे स्क्वायर को -1 मत लिखो, जे स्क्वायर आ रहा है, कहीं पे भी जे आता है वो 90 का एंगल देता है, तो जे स्क्वायर आएगा 180 का एंगल देगा, 180 का एंगल डिनोमिनेटर में देगा, उसको जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे -180 बन जाएगा, सिंपल। काहे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, माइनस माइनस करे जा रहे हो, बताओ। जे अगर न्यूमरेटर में आता तो +90 दे रहा होता, जे डिनोमिनेटर में आने की वजह से डिनोमिनेटर में +90 देगा, जे का स्क्वायर डिनोमिनेटर में +180 देगा, डिनोमिनेटर में 180 आ रहा है तो न्यूमरेटर में क्या लोगे, -180। डिनोमिनेटर के एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आप ऐसे लिख लो। लो भाई, डिनोमिनेटर में जो जे स्क्वायर है वो जे देता है 90, तो जे स्क्वायर दे रहा है 180, न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल क्या, इसीलिए -180 हुआ। इसमें काहे कंफ्यूज हो रहे हो? अब बताओ, अगर सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए हैं तो आगे चलें। बोलो भाई, तभी आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, आर्यन साहब क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। अब मैपिंग की हम लोग बात क्या कर रहे थे बेटा, मैपिंग का मतलब होता है किसी एक डोमेन की वैल्यूज को दूसरे डोमेन की वैल्यूज पे मैप करना। अब जैसे यहां पे एक सिंपल फंक्शन है f(x), यहां पे x हो गया और f(x) हो गया, ये दोनों को आप एक नंबर लाइन पे इंडिविजुअली प्लॉट कर सकते हो। 5 - 180। विकास भाई, अब मैं तुम्हारा डाउट तो इस क्लास में लूंगा नहीं, मुझे बताओ इतनी देर क्यों लग गई ये सवाल पूछने में? मैंने कितनी बार पूछ लिया, जब जब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं जब भी डाउट आ रहा है। अभी मैं इतनी देर से खड़ा था कि भैया डाउट पूछ लो डाउट पूछ लो, तब किसी को डाउट नहीं आया। अब विकास के डाउट जो है ना कल तक की क्लास के लिए बैंड है, कल शाम तक की क्लास के लिए, ठीक है? क्योंकि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रखो ना, ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। या तो मैं क्लास यहीं एंड कर देता हूं, फिर इसके आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ी आगे बढ़ने की जरूरत है। मैंने यहां पे क्या बताया है कि नेगेटिव रियल एक्सिस से इंटरसेक्शन देखना है, नेगेटिव रियल एक्सिस का एंगल -180 होता है ना, तभी तो -180 रख के चेक कर रहा हूं। अगर ये कहीं नेगेटिव को काटेगा उस पॉइंट पे एंगल -180 आएगा, अगर इमेजिनरी को काटता वहां एंगल 90 आता, नेगेटिव इमेजिनरी को काटता तो वहां एंगल -90 आता, पॉजिटिव रियल एक्सिस को काटता तो एंगल 0 आता। तो अगर मुझे चेक करना है कि नेगेटिव रियल को काटेगा या नहीं काटेगा भाई, तो मैं फेज को क्या रखूंगा, मैं फेज को -180 रख के चेक करूंगा, क्योंकि नेगेटिव रियल एक्सिस का फेज है -180। और अब विकास के जो डाउट है ना, बल्कि चलो ये वाला तो मैंने बता दिया, तो अगले 2 दिन के लिए बैंड है। आज क्या दिन है, आज है वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, दोनों दिन के लिए बैंड है। हाँ भाई, तो मैं आपको ये बता रहा था मैपिंग, ठीक है? अब मैं किसी का भी डाउट नहीं लूंगा, और अब अगर किसी ने डाउट पूछा पिछले वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि मैं सफिशिएंट टाइम दे चुका हूं, उस पर भी बैन लग जाएगा, ठीक है? हाँ जी, मैपिंग की बात करते हैं। मैपिंग का क्या मतलब होता है, जब हम कभी कोई एक फंक्शन लेते हैं तो वो एक डोमेन की वैल्यूज को मैप करता है कुछ नई वैल्यूज पे, उन वैल्यूज के लिए कोई करस्पॉन्डिंग नई वैल्यू निकाल के देता है, दैट इज सेड टू बी मैपिंग। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर आया 4, 4 का स्क्वायर आया 16, 8 का स्क्वायर आया 64, तो आप ये कह सकते हो 2, 4 और 8 मैप हो रहे हैं आपके 4, 16 और 64 पे। कहां पे मैप हो रहे हैं, 4, 16 और 64 पे। तो ये मैपिंग क्या है, मैपिंग है f(x) ऑफ इक्वल टू x स्क्वायर, f(x) की मैपिंग है। f(x) एक रिलेशन दे रहा है दो डोमेन के बीच में, जब भी हमें दो डोमेन के बीच में एक रिलेशन गिवन होगा तो एक डोमेन की वैल्यूज को हम मैप कर सकते हैं दूसरे डोमेन की वैल्यूज पे। और आप चाहो तो x और y को आप प्लॉट कर सकते हो, कहां पे, आप प्लॉट कर सकते हो इंडिविजुअली नंबर लाइन पे। अब जैसे देखो, मान लो मैं आपको f(x) दे देता cos ऑफ x या sin ऑफ x दे देता मान लो, तो यहां पे जो आपका x होता बेटा,
x आपका जाता कहां पे, x तो जाता माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन जो आपका f ऑफ x होता बेटा, जो आपका f ऑफ x होता वो नहीं जा सकता ना इनफाइनाइट तक। साइन की वैल्यूज हमेशा कहां से कहां तक होती है बताइए। ये जा रहा है देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x नंबर लाइन पे, साइन ऑफ x की वैल्यूज होती हैं सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 तक। कहां तक होती हैं, सिर्फ और सिर्फ -1 से लेके 1 तक। तो ये वैल्यू यहीं घूमती रहेंगी। तो ये मैपिंग हो गई ना। ये सारी वैल्यू जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी थी उसको हमने मैप कर दिया सिर्फ -1 से 1 तक। सिर्फ कहां पे मैप कर दिया बेटा, -1 से 1 तक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैपिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैपिंग। ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर रेक्टेंगुलर प्लेन और पोलर प्लेन की बात की जाए, तो अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तब मेरे भाई क्या होगा, तब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज z इक्वल टू आर e टू द पावर j थीटा, जहां पे r होता है मैग्नीट्यूड और थीटा क्या हो जाएगा, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x। और यहां पे x आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो r cos थीटा, और y आप लिख सकते हो r sin थीटा, r sin थीटा। तो इस तरीके से आपकी जो मैपिंग है, यहां दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके हैं। अगर आप देखोगे आपकी एक्सेस भी सेम है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, दोनों एक्सेस भी आपकी आइडेंटिकल हैं। तो यहां पे आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, बस आप लिखने का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो। करेक्ट, आप बस क्या कर रहे हो बेटा, आप लिखने का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो। अब ऐसे ही मान लो मैं एक नई मैपिंग लेता हूं 1/z, मैं क्या ले रहा हूं, एक नई मैपिंग ले रहा हूं 1/z। जैसे मान लो यहां से यहां मैंने लिया, अब देखो अगर z है आपके पास 1 प्लस आयोटा, तो f ऑफ z कितना होगा, आप जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेशनलाइज कीजिएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा बाय 2, ये किस में आ गया भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किस में था आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो ये आ गया ना, इसको आप कहते हो मैपिंग। जब भी आपके पास दो डोमेन्स के बीच में कोई रिलेशन दे रखा हो, जैसे ये हो गया z वाला डोमेन या z प्लेन कह दो, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास z प्लेन, और ये वाला प्लेन कैसा हो गया, ये हो गया fz प्लेन। तो जब दो डोमेन्स या दो प्लेन्स के बीच में कोई रिलेशन दे रखा होता है और एक प्लेन में होने वाले पॉइंट्स को आप दूसरे प्लेन में मैप करते हो या उसके लिए दूसरे प्लेन के करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालते हो, इस पूरे प्रोसेस को जाना जाता है मैपिंग के नाम से। मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई, मैपिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ मैपिंग का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो। मैपिंग का मीनिंग क्लियर हुआ सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैपिंग। अब देखो जैसे 1/s+2 आपने मैप किया, ठीक है, 1/s+2 आपने मैप किया QS में, अगर आप 1 प्लस आयोटा ले रहे हो, s की जगह 1 प्लस आयोटा लिया,
तो 1/3 प्लस आयोटा हो गया, विच इज 3 माइनस आयोटा बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10 हो जाएगा 0.3 माइनस आयोटा इंटू 0.1। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0.3 और y कोऑर्डिनेट हो गया -0.1। तो इस तरह की मैपिंग आप करते हो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैपिंग। फायदा भी बता दीजिए। फायदा, इससे गेट में नंबर मिलेंगे। क्यों नंबर मिलेंगे? क्योंकि इसके बिना नाइक्विस्ट बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? वो धीरे धीरे आगे समझ आ जाएगा। ठीक है विक्रम भाई, फायदे की बात तो ऐसे करते हैं। अभी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैपिंग, जो नाइक्विस्ट में यूज होगा। अब कल को कहेंगे एडिशन पढ़ रहे हैं सर, एडिशन का फायदा बता दो। सर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसका फायदा बता दो। अरे भैया ये सारी चीजें बेसिस बनती है ना आगे के कॉन्सेप्ट का। विक्रम भाई तुम एक तरफ बात करते हो चंद्रयान की और एक तरफ एकदम गधों वाली बात कर देते हो। ठीक है भाई, आइए अब जैसे देखो मुझे यहां पे मैपिंग करनी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1/s+2 मेरा फंक्शन है। अब मैंने एस प्लेन में ना ये पूरा कर्व दे दिया। ये कर्व क्या होता है बेटा? इसको आप बोलते हो कंटूर। इसको आप क्या बोलते हो? कंटूर बोलते हो। कंटूर का मतलब होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ABCDEFGHA, वापस ए पे आ गए। अब मुझे ये पता करना है इस शेप के करेस्पॉन्डिंग शेप यहां पे क्या बनेगी। अभी तक तो मैं एक एक पॉइंट मैप करके दिखा रहा था ना। अब मेरा इंटरेस्ट एक एक पॉइंट में नहीं है बच्चों, मेरा इंटरेस्ट है ये पूरे ग्राफ को इस ग्राफ पे मैप करने में, ग्राफ से ग्राफ जाने में। अब देखो जरा मैं पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेता हूं। ये आयोटा है और ये प्लस आयोटा है। तो ये वाला पॉइंट है -1 प्लस आयोटा, ये -1 -1 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, -4 प्लस आयोटा, -4 और -4 माइनस आयोटा। तो मैंने क्या किया, इस कर्व पे कितने पॉइंट ले लिए? 8 पॉइंट ले लिए। और मैं कह रहा हूं 8 पॉइंट का अगर आप वैल्यू निकाल दें तो आपको दूसरे प्लेन के अंदर भी कर्व मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं पॉइंट बाय पॉइंट मैपिंग कर रहा हूं। अगर मैं हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दूसरे प्लेन के अंदर पॉइंट निकाल लूं तो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ करके मेरा दूसरे प्लेन में ग्राफ बन जाएगा। तो बेसिकली मैं पूरे ग्राफ को भी कैरी कर सकता हूं फ्रॉम वन डोमेन टू दी अदर, फ्रॉम वन प्लेन टू दी अदर। बात समझ रहे हो? मैं पूरे के पूरे ग्राफ को भी मैप कर सकता हूं फ्रॉम वन प्लेन टू दी अदर। तो देखो भाई सबसे पहले -4 प्लस जे, यानी कि ए वाला पॉइंट -4 प्लस जे। अब QS कितना आएगा देखिएगा, 1/s+2 में डालना है, 1/s+2 में डालना है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा -2 माइनस जे और नीचे आ जाएगा 5। ये बन गया। ठीक है, रेशनलाइज करके। फिर बी पॉइंट -2 प्लस जे, -j आ गया, -1 प्लस जे, ये आ गया। समझ रहे हो? हर पॉइंट -1 प्लस j0, -1 माइनस जे, ये आ गया, -2 माइनस जे, प्लस जे आ गया। ठीक है, -4 माइनस जे, -2 प्लस जे हो जाएगा, -2 प्लस जे
ठीक है, -4 -4 प्लस जे, एक सेकेंड, -2 प्लस जे। आप वापस आ गए ना इनिशियल वाले पॉइंट पे ही। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स को मैंने मैप कर लिया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ड्रॉ करना है, मुझे ना यहां पे ड्रॉ करना है। पहले एस प्लेन वाला कंटूर बना लो। कंटूर माने क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। तो एस प्लेन में मैंने आपको एक क्लोज्ड कर्व दे के रखा था, जिसके करस्पॉन्डिंग क्लोज्ड कर्व मैं आपसे मांग रहा था। किसमें? आपके नए वाले में, क्यू वाले में। तो एस प्लेन का मतलब रियल पार्ट ऑफ एस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस। यहां पे मैंने आपको एक कंटूर दिया था कुछ इस टाइप से। ये -1 था, ये -4 था। आप ऐसे गए थे A B C D E F G H। ये आपकी डायरेक्शन थी क्लोज्ड कर्व की। बेसिकली क्लॉकवाइज आपने लिया था डायरेक्शन। ये वाला पॉइंट -2 था, ये J था, ये -J था। J लिख लो, I लिख लो, आयोटा को, आपकी इच्छा है। अब जो आपने निकाला बेटा रिलेशन 1/s+2 से, ठीक है, आपने क्या नाम दिया इसको, QS। तो यहां पे आएगा रियल पार्ट ऑफ Q और ये आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Q। ठीक है भाई, अब मुझे ना एकदम एग्जैक्ट प्लॉट बनाना है। तो देखो क्या वैल्यूज आ रही हैं, 0.4 0.2 0.5 इतनी आ रही है ना, और 1 तक आ रही है। तो 0.2 0.2 या 0.1 के गैप पे लेना पड़ेगा भाई यहां तो। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया अपना 10। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा ये हो गया आपका 10। ठीक है, ऐसे इधर ले लो। एक, 2, 3। ठीक है, इस तरह की 10 लाइन इधर बना लो भाई। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, मैं 0.1 के गैप पे ले रहा हूं। एक, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया आपका 10। अब जरा यार पॉइंट प्लॉट करना लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला है -0.4 -j.2, 1 2 3 4, ये आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -j, ये आ गया -j। तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा है 0.5 -j.5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। फिर है अगला 1, ये लो भाई 1 आ गया, ठीक है। फिर है अगला आपका 0.5 + j.5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया, ठीक है। अगला j, ये बन गया, ठीक है। फिर -0.4 + j.2, ये आ गया। फिर -0.5, 1 2 3 4 5, -0.5, ये आ गया। यहां पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आया था -0.4 -j.2, फिर आया था -j, देखो ऐसे बना। मैं अभी तो स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ रहा हूं, हो सकता है कर्व से जुड़ रहा हो। फिर क्या आया था 0.5 -j.5, फिर 1, ठीक है। फिर आया 0.5 + j.5, फिर +j, ठीक है। फिर 0.4 + j.2, फिर यहां पे -0.5, इस टाइप का आ गया भाई, है ना। ये वाला पॉइंट आपका A था, ये B, ये C, D, E, F, G और फिर ये H, ठीक है। इस टाइप से आपका एक ग्राफ बन गया। क्लियर हुआ ग्राफ कैसे बनता है? पूरे ग्राफ को आपने मैप किया ना बेटा। और ध्यान ये दो कि जब आपने ग्राफ को मैप किया मेरे बच्चों, तो यहां पे क्लोज्ड कर्व से आपको क्लोज्ड कर्व ही मिल गया। यहां पे ये कैसा था? दिस वॉज अ क्लोज्ड कंटूर। और यहां पे आपको कैसा मिला? ये भी आपको मिला एक क्लोज्ड कंटूर ही। तो जब आप एक क्लोज्ड कर्व को मैप करते हो दूसरे प्लेन के अंदर मेरे बच्चों, तो आपको एक क्लोज्ड कर्व ही मिलता है। समझ में आया? बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ सबको? कैसे मैपिंग होती है बताओ? मैपिंग का फंडामेंटल क्लियर हुआ? फटाफट बोलो भाई। मैपिंग का फंडामेंटल तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 1/s+1, करोगे इसको मैप? बताओ, करोगे इसको मैप? मैं यहां पे पॉइंट्स दे देता हूं, A B C D E F, ये मैंने 6 पॉइंट दे दिए, A B C D E F। टेबल बनाओ और आप इसको मैप करो। टेबल बनाओ और इसको मैप करो। टेबल एक काम करता हूं, मैं अगले पेज में बना लूंगा। मैं अभी यहां पे अपने लिए ग्राफ बनाता हूं। चलो भाई, तुम लोग इतने टेबल बनाओगे, इतने मैं अपना ग्राफ पेपर रेडी कर लूं।
समझ में आ रहा है ना मैपिंग क्या है मैथमेटिकली? इसी पे टिका है नाइक्विस्ट पूरा का पूरा। ये देखो मैंने 10 लाइन ड्रॉ कर ली इधर। बन गया भाई सभी का? ये देखो मैंने अपने लिए तो एक्सेस बना लिए। बेटा सिलेक्ट नहीं होता ना जब तक स्लाइड का पेज है, अगर स्लाइड का पेज होता है तो सिलेक्ट नहीं हो पाता। हाँ सिमेट्रिकल कंटूर जरूरी नहीं है हमेशा सिमेट्रिकल है दिव्यांशु, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आओ अब एक टेबल बना लें इसके लिए। आठ पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, ये हो गया एस। और क्या फंक्शन दिया है, क्यू एस। अब देखना जरा पॉइंट क्या क्या है। ए है आपका -2 प्लस आयोटा, बी है आयोटा, सी है आपका 0, डी है आपका माइनस आयोटा, ई है आपका -2, एफ है आपका, नहीं ई है -2 माइनस आयोटा। 6 ही है पॉइंट।
ये देखो ये पॉइंट्स आ गए। अब इसको मैप कर दो भाई, अब आप इसको मैप कर दो। आप देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, ये क्या लाइन आ रही है, चलो ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है आपका, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है -1 -j/2, -1 -j/2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। फिर आ रहा है 1 -1 -j/2, तो -0.5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। फिर आ रहा है 1 -j/2 यानी 1/2 -j/2, 2 3 4 5, ठीक है। फिर आ रहा है कितना, फिर आ रहा है 1, ये आ गया भाई। फिर आ रहा है 1 + j/2, ये आ गया भाई। ओहो। फिर आ रहा है -1 + j/2, ये आ गया। फिर आ रहा है -1, ये बन गया। तो देखो भाई यहां पे कैसा ग्राफ आ गया, ऐसा ग्राफ आ गया। ये हुआ A B C D E F, ठीक है। कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और ये ग्राफ कैसा दे रखा था, क्लॉकवाइज दे रखा था। इतनी जल्दी रेशनलाइज कैसे कर पा रहे हैं माइंड में, और कैसे। अब देखो भाई अगला, अगला है यहां पे 0 है -1 पे, सेम टाइप का कंटूर है। यहां पे ऐसे ले लो, ऐसे मान लो, चलो A B C D E F, ठीक है भाई। चलो A.1 ज्यादा ले लिया, ए वाला कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, अच्छा हाँ, ए यहां पे आएगा। क्या बात है भाई, इसे कहते हैं बारीक नजर। चलो ठीक है, परफेक्ट है भाई। S+1 है, मैं पॉइंट्स, कहाँ चला गया हमारा S+1, चलो भाई पॉइंट ही गायब हो गए हमारे। A B C D E F, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दूं, J -2 + J और -2, ठीक है भाई। चलो मैं एक बार इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लूं, आप लोग बनाइए इतने, मैं एक बार फटाफट इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लूं भाई। S+1 आपका फंक्शन है बेटा, यहां पे आपका नाइक्विस्ट कंटूर कैसा है, सॉरी नाइक्विस्ट कंटूर मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे एस प्लेन में कंटूर कैसा है, ऐसा है। लो फिर बोलोगे सर दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया, मैंने बना दिया पहले ही।
ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व हमने बना दिया। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग बनाना है बेटा क्यूएस वाले में, क्यूएस में मैपिंग करनी है। अब देखो अब कॉपी हो जाएगा। अरे बाबा, ठीक है भाई, ये आ गया। टेबल बनाया आप लोग मैप करके? शाम को कंसंट्रेशन डाउन था। चलो देखें, देखो भाई विकास भाई, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि तुम भेल का एग्जाम दे के आए थे आज। देख लेते ना, हमने तो 10-10 लाइन ड्रॉ कर ली, अब कितने कितने गैप पे हैं देख लेंगे। अब यहां पे देखो एस और यहां पे क्यू एस। एस पहला है -2 -j, इसमें 1 ऐड कर दो। फिर है आपका -j, इसमें 1 ऐड कर दो। फिर है आपका 0, 1 ऐड कर दो। फिर है आपका j, 1 ऐड कर दो। फिर है आपका -2 + j, 1 ऐड कर दो। फिर है आपका -2, 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो -1 -j, 0.1 के गैप पे ले रहा हूं मैं, 1 -j। ठीक है भाई, फिर 1, ठीक है भाई, फिर 1 + j, ठीक है भाई, -1 + j, ठीक है, और -1। ये ना बेसिकली एक रेक्टेंगल सा आ गया यार, ध्यान से अगर देखो तो दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। करेक्ट, ये ऐसा रेक्टेंगल आ गया। कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये एक ऐसा रेक्टेंगल आ गया भाई। करेक्ट है ना? सिंपल है, बोलो भाई सिंपल है। समझ में आया मैपिंग सबको? अभी ना इससे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। ठीक है भाई? अब देखो भाई, कंटूर इन एस प्लेन contains m pole, contour in S plane contain m pole of QS strictly inside it। जैसे दोनों एग्जाम्पल देखो है, यहां पे फंक्शन का जो पोल है वो इसके अंदर है, फंक्शन का जो पोल है इस कंटूर के अंदर है। ध्यान से सुनिएगा। अरे ठीक है सिद्धार्थ भाई, अभी देखो कंटूर का ये जो फंक्शन का पोल है वो कंटूर के अंदर है। बताओ भाई, ये बात क्लियर है? फंक्शन का जो पोल है वो कंटूर के अंदर है। और यहां पे भी देखो,
यहां पे भी फंक्शन का जो पोल है बेटा वो कंटूर के अंदर है। दोनों ही सूरतों में फंक्शन का पोल कंटूर के अंदर है। तो इससे जो आपका प्लॉट बना, देखो इससे जो आपका प्लॉट बना मेरे बच्चों, वो प्लॉट ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा था अपोजिट सेंस में। देखो ये क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज था। फिर से सुनिएगा, अगर पोल कंटूर के अंदर आता है, पोल कंटूर के अंदर आता है, तो आपका जो प्लॉट बन रहा है क्यू वाले प्लेन में, जो प्लॉट बन रहा है क्यू वाले प्लेन में, वो ओरिजिन को एनसर्कल करता है अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस माने ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये समझे? एक पोल था तो एक बार आया। अगर ऐसे ही आपके एम पोल होते बेटा तो ओरिजिन को एनसर्कल करता एम टाइम्स इन द अपोजिट सेंस। बताइए समझ में आया? अपोजिट सेंस का फंडा क्लियर हुआ? बोलो फटाफट, अपोजिट सेंस का फंडा क्लियर हुआ? अगर कंटूर बेटा एक आधे पोल से गुजर जाए, कंटूर पे कोई पोल लाई कर जाए, सुनना बात को मेरी, ये कंटूर बेसिकली है क्या? ये जो पिंक वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, पिंक वाला ग्राफ आपको ये बता रहा है कि आपको एस की कौन कौन सी वैल्यूज डालनी है। ये पिंक वाला ग्राफ आपको क्या बता रहा है? एस की कौन कौन सी वैल्यू डालनी है। अगर इस ग्राफ पे बेटा कोई पोल रखा गया, अगर इस ग्राफ पे ही कोई पोल लाई कर गया, यानी आपने फंक्शन में किसी पोल का वैल्यू डाल दिया, तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा भाई। अगर आपने फंक्शन में कोई पोल का वैल्यू डाल दिया, इंफिनिटी पहुंच जाएगा। मेरी बात को फिर से समझिएगा, ये कंटूर जो है पिंक वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें बताता है हमें एस की कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में। करेक्ट? ये पिंक वाला ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एस टू बी substituted in QS। QS में कितनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अगर भाई यहां पे कोई पोल लाई कर गया और पोल को आपने QS में डाल दिया, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? इनफाइनाइट। अगर आप इंफिनिटी पे पहुंच गए मेरे बच्चों, तो क्लोज कर थोड़ी बन पाएगा। जो ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है वो क्लोज्ड कैसे हो सकता है? सोच करके देखो, वो कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तब आप एनसर्कलमेंट की बात ही नहीं कर सकते। तब आप ये नहीं कह सकते कि भाई जीरो को एनसर्कल करेगा। तब आप ये नहीं कह सकते ओरिजिन को एनसर्कल करेगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए देयरफॉर कंटूर इन एस प्लेन, देयरफॉर कंटूर इन एस प्लेन should not pass through any pole, should not pass through any pole of QS। बात समझ में आ रही है? QS के किसी भी पोल से कंटूर को नहीं गुजरना है। QS के किसी भी पोल से कंटूर को नहीं गुजरना है, क्योंकि आप किसी फंक्शन के अंदर बेटा पोल का वैल्यू थोड़ी पुट कर सकते हो। पोल का तो मतलब ही ये होता है ना, किस पॉइंट पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है। अरे भाई जहां पे अनडिफाइंड है वो वैल्यू डाल कैसे दोगे? समझ में आ रही है मेरी बात? एस प्लेन का कंटूर ये बताता है एस की कौन कौन सी वैल्यू डालनी है फंक्शन के अंदर। तो मेरे भाई उस ग्राफ पे कोई पोल नहीं लाई करना चाहिए। ग्राफ के बॉर्डर पे, ये बॉर्डर बता रहा है हमें कि एस की क्या क्या वैल्यू डालनी है। तो इस बॉर्डर पे कोई पोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि पोल आप फंक्शन में नहीं डाल सकते, अलाउड ही नहीं होता। पोल डालते ही तो फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है। अगर देखो यहां पे जीरोस आ जाएं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जीरो आया तो ये वाला ग्राफ कैसा था बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला ग्राफ भी कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आप ये नहीं कह सकते दिस इज इन द सेम सेंस? तो अगर कंटूर के अंदर जीरोस आ रहे हैं, कंटूर के अंदर जीरोस आ रहे हैं, तो जो ग्राफ आपका क्यू का आएगा वो ओरिजिन को सेम सेंस में एनसर्कल करेगा। वो ओरिजिन को सेम सेंस में एनसर्कल करेगा। तो अगर आपके प्लॉट के अंदर, कंटूर के अंदर पोल आ रहे हैं, तो जो आपका प्लॉट बनेगा वो ओरिजिन को एनसर्कल करेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में। यानी ग्राफ अगर आपका, कंटूर अगर आपका
यहां पे क्लॉकवाइज है तो ये ओरिजिन के अराउंड एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा। एनसर्कल करने का मतलब चारों तरफ से घेर लेना, उसे बीच में ले आना। और कैसे एनसर्कल कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, जबकि कंटूर कैसा था? क्लॉकवाइज। अगर कंटूर के अंदर जीरोस आ गए तो उसी सेंस में घूमेगा, उसी सेंस में घेरेगा जिस सेंस में आपका कंटूर था। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और कंटूर के बॉर्डर पे कोई भी पोल नहीं लाई करना चाहिए, क्योंकि पोल का वैल्यू फंक्शन में पुट करना अलाउड नहीं होता। इट इज नेवर एवर अलाउड। बात क्लियर हुई क्या? बोलो भाई लोगों, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सभी को बात क्लियर है अच्छे से? बोलो भाई यहां तक अगर क्लियर है। क्लियर अच्छे से? चल, तो ये कॉन्क्लूजन्स बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एस प्लेन में जो आप कंटूर बनाते हो उसके अंदर पोल्स और जीरोस आने से आपके फाइनल प्लॉट पे क्या असर आता है। इसके आगे की चीजें ना फिर हम लोग कल करेंगे। ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आपको कल कराता हूं, ठीक है? या चलो ये वाला रूल तो अभी बता देता हूं। हाँ, ये वाला रूल तो अभी कर लेते हैं। देखो रूल ऑफ मैपिंग क्या हुआ अब। अगर QS आपका एक रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आपके उसके पोल्स कितने हैं बेटा? PC हैं। पोल्स कितने हैं? PC हैं। और जीरोस कितने हैं? ZC। PC क्या है? पोल्स इनसाइड C क्या है बेटा? C इज बेसिकली कंटूर इन द S प्लेन, कंटूर इन S प्लेन। तो कितने पोल आ रहे हैं कंटूर के अंदर? दैट इज PC माने पोल्स इनसाइड द कंटूर। और कितने जीरोस आ रहे हैं कंटूर के अंदर? दैट इज ZC। तो मैं कह रहा हूं कितनी बार ओरिजिन एनसर्कल होगा? ध्यान से सुनिएगा, हर पोल के लिए आप अपोजिट सेंस में ओरिजिन का चक्कर लगाते हैं, और हर जीरो के लिए आप सेम सेंस में ओरिजिन का चक्कर लगाते हैं। माने अगर आपने फिक्स कर लिया ये कंटूर एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अंदर अगर पोल आएंगे तो आप ओरिजिन का चक्कर क्लॉकवाइज लगाएंगे, और इसके अंदर अगर जीरोस आएंगे तो आप ओरिजिन का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। फिर से सुन लीजिए भाई मेरी बात। अगर ये कंटूर आपने फिक्स कर लिया एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें अगर पोल्स आने लगे तो जितने पोल आएंगे ओरिजिन का उतना बार चक्कर लगाओगे उल्टी दिशा में, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ओरिजिन का चक्कर कैसे लगेगा? क्लॉकवाइज। अगर इसमें जीरोस आने लगे तो जितने जीरोस आएंगे ओरिजिन का उतनी बार चक्कर लगाओगे सेम डायरेक्शन में, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही लगाओगे। तो आपका ओरिजिन का चक्कर कितनी बार लगा भाई? पोल की वजह से लगा अपोजिट सेंस में यानी क्लॉकवाइज, और जीरोस की वजह से सेम सेंस में लगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ओरिजिन का नेट चक्कर कितनी बार लगा? P माइनस Z। कितनी बार ओरिजिन का चक्कर लगा? P माइनस Z। यहां P क्या है? पोल इनसाइड द कंटूर, और Z क्या है? जीरो इनसाइड द कंटूर। अब पोल की वजह से चक्कर कैसे लगता है? अपोजिट। पोल की वजह से चक्कर कैसे लगता है? अपोजिट। तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव आएगा माने चक्कर अपोजिट है। समझिएगा क्या मतलब हुआ इस बात का। जैसे यहां पे ध्यान से सुनिए, मान लो इसके अंदर 3 पोल हैं और 2 जीरोस हैं। इसके अंदर कितने पोल हैं? 3 पोल हैं और 2 जीरोस हैं। पोल के कारण चक्कर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो 3 पोल हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 3 चक्कर आप क्लॉकवाइज लगाओगे। पोल की वजह से चक्कर हमेशा अपोजिट लगता है, तो 3 चक्कर आपने क्लॉकवाइज लगाए। अंदर 2 जीरोस हैं, तो 2 बार आप उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो आप नेट कितनी बार घूमे? 3 बार क्लॉकवाइज और 2 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, यानी 1 बार क्लॉकवाइज घूमे। तो n कितना आया? 1 आया। बट कैसा आया? क्लॉकवाइज आया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो मैंने यही बोला n पॉजिटिव आ जाए माने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन है, और नेगेटिव आ जाए तो सेम डायरेक्शन में रोटेशन है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आगे समझ जाओगे। अभी जो आज पढ़ा है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। अगर आप z माइनस पी कर लेते तो यही रूल आपका उल्टा हो जाता। अगर आप z माइनस पी करते ना p माइनस z की जगह, तो यही रूल आपका उल्टा हो जाता। बट नाइक्विस्ट दे गया हमें p माइनस z,
तो मजबूरी है p माइनस जेड करने की। माना थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, ऐसा लगता नहीं, इंट्यूशन से समझ आएगा कि n पॉजिटिव है माने अपोजिट डायरेक्शन, n नेगेटिव है माने सेम डायरेक्शन। फिर से एग्जांपल समझा देता हूं बेटा। मान लो इसके अंदर 3 पोल और 2 जीरो हैं। पोल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 3 चक्कर लगेंगे क्लॉकवाइज। जीरो के लिए सेम डायरेक्शन में चक्कर लगता है, इसके अंदर 2 जीरोज हैं तो 2 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, 3 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज, जिसका नेट बना 1 क्लॉकवाइज। तो n आ गया 3 माइनस 2 1, यानी 1 क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट सेंस में। तो मैंने यही बोला बेटा कि अगर n पॉजिटिव आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में है और n नेगेटिव आएगा तो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है बेटा कि बाउंड्री पे पोल नहीं आने चाहिए, बाउंड्री पे जीरो भी नहीं आने चाहिए। बाउंड्री पे क्योंकि अगर जीरो आ गया तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर जीरो के अराउंड चक्कर थोड़ी लगाएगा, फिर तो जीरो पे जाके घुस जाएगा। समझिएगा। अगर मैं यहां पे -1 भी पुट कर देता, s+1 में मैं -1 पुट कर देता, वैल्यू क्या आती? जीरो आती। तो जीरो आप कहां पे मैप करते? ओरिजिन पे। फिर ये ओरिजिन के अराउंड चक्कर थोड़ी लगाता, ये ओरिजिन ग्राफ का हिस्सा बन जाता। तो इसीलिए कंटूर पे ना तो पोल आने चाहिए, ना ही कंटूर पे आपके जीरोस आने चाहिए। समझे क्या? कंटूर पे ना तो पोल आने चाहिए, ना ही कंटूर पे जीरो। पोल आएंगे तो इंफिनिटी पहुंच जाओगे, जीरो आएंगे तो ओरिजिन पे आ जाओगे, फिर ओरिजिन का चक्कर थोड़ी लगाओगे, फिर तो ओरिजिन पे आके आप बैठ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर एक पोल लाई करता है बेटा अंदर और कोई जीरो लाई नहीं करता, तो n आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1। 1 एनसर्कलमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब चक्कर आप अपोजिट लगा रहे हो। तो अगर आपका कंटूर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप ओरिजिन का चक्कर कैसे लगाओगे? क्लॉकवाइज। फिर से सुनना, अगर अंदर एक पोल आ रहा है कोई जीरो नहीं आ रहा, तो n हो गया 1 माइनस 0 यानी 1। पॉजिटिव आया तो माने चक्कर अपोजिट लगाना है, तो अगर कंटूर एंटी क्लॉकवाइज है तो ओरिजिन का चक्कर कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज लगेगा। ये मतलब है। ठीक है। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे